आज हम आपके सामने जो लेकर आए हैं वो है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, जो है डीएलएड सेकेंड ईयर में चलती है कोटा यूनिवर्सिटी में। उसकी इकाई 6, इकाई नंबर 6 का नाम है शिक्षक का व्यक्तित्व। इसमें बताया गया है कि शिक्षक अपने व्यक्तित्व का किस तरह से निखार करते हुए और अपना जो स्वयं की पर्सनालिटी है बच्चों के सामने कैसे रखे कि बच्चे उससे कुछ न कुछ शिक्षक से सीखे और वैसा ही बनने का प्रयास करें। तो शिक्षक एक आदर्श शिक्षक होना चाहिए। जैसे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, वो एक आदर्श शिक्षक थे। ऐसे ही कई अन्य देशभक्त और व्यक्ति हमारे देश में रहे हैं जिनका नाम आज भी इतिहास में मौजूद है। तो देखते हैं हम शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक के व्यक्तित्व के आयामों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? शिक्षक के व्यक्तित्व के आयामों का वर्णन कीजिए। आंसर है, सबसे पहला है बहिर्मुखता, दूसरों के साथ अंतःक्रिया में रुचि रखना, विभिन्न व्यक्तियों से मिलते हैं और अनुभव लेते हैं, इनमें सामाजिकता होती है, ऊर्जावान और सबसे मित्रता निभाने वाले वह लोकप्रिय होते हैं। तो शिक्षक की पहली जो आयाम हम देख रहे हैं वो है बहिर्मुखता, यानी कि एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, सबके साथ अंतःक्रिया करते हैं, अपने मन की दूसरे के मन की बात करते हैं, एक मिलजुल कर रहते हैं, सबसे भिन्न भिन्न व्यक्तियों से मिलते हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। शिक्षक सामाजिक होता है, पूरे समाज में की जिम्मेदारी, समाज के बच्चों की जिम्मेदारी उस पर होती है, तो वो एक अच्छा नागरिक तैयार करता है, इसलिए वो एक सामाजिक सामाजिक व्यक्ति होता है। ऊर्जावान होता है, हमेशा कुछ न कुछ नया बच्चों को सिखाने के लिए तत्पर रहता है। और सबसे मित्रता निभाने वाले वह लोकप्रिय होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें संबंध स्थापना, संवेदनशील होने के साथ साथ दूसरों के विचारों को ध्यान से व सकारात्मक दृष्टि से सुनते हैं। शिक्षक में क्वालिटी होती है कि वो दूसरे की बात, किसी बच्चे की बात हो, बच्चे के पेरेंट्स की हो या समाज की कोई बात हो, तो उन बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण ढूंढते हैं। ये सबसे अच्छा और मित्रता व्यवहार करते हैं, ये सबसे अच्छी तरीके से बोलते हैं और मित्रवत व्यवहार करते हैं। तीसरा पॉइंट है समझ के साथ कार्य करना, ये कठोर परिश्रमी होते हैं, कठिनाई से घबराते नहीं हैं, कोई भी कार्य करने से पहले योजना बनाते हैं, उसी के अनुरूप कार्य करते हैं, एकाग्रचित्ता होती है। तो समझ के साथ कार्य करना, क्योंकि इन पे इतना बड़ा दायित्व होता है, बालकों को अच्छा वातावरण देना, उनको अच्छी समझ पैदा करना, उनको अच्छे नागरिक बनाना। तो ये क्या करते हैं कि जो भी काम करते हैं बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। कठोर परिश्रमी होते हैं, जैसे किसी भी काम को लेकर काफ़ी मेहनत करते हैं, रात रात भर जाग जाकर बच्चों के लिए पढ़ाई संबंधी मटेरियल जुटाते रहते हैं, या दिन में उनके लिए कभी गेम्स के खेल के माध्यम से सिखाते हैं या किसी अन्य माध्यम से सिखाते हैं, बालकों का समूह बनाकर उनको सामाजिक होने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये काफ़ी मेहनत करते हैं और कठिनाई से घबराते नहीं हैं। कोई भी कार्य करने से पहले योजना बनाते हैं, एक प्लानिंग रहती है इनके दिमाग में कि कल हम बच्चों की क्लास में जाएंगे तो हमें क्या करना है, उन्हें क्या क्या सिखाना है, बच्चों को कौन सी दिशा देनी है। तो इस तरीके से ये तैयारी करते हैं, उसी के अनुरूप कार्य करते हैं और एकाग्रचित्ता होती है। जो प्लानिंग तैयार करते हैं उसी के अनुरूप एक कक्षा कार्य में काम करते हैं, विद्यालय में काम करते हैं और एकाग्रचित्ता इनकी बनी रहती है। पॉइंट नंबर 4, विचारों का खुलापन, इनमें कल्पनाशीलता और सृजनशील होते हैं। कैसे होते हैं ये? कल्पनाशील होते हैं ताकि बच्चों की कल्पनाओं को भी समझ सके और कुछ ना कुछ नया करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये हमेशा चुनौतीपूर्ण व लीक से हटकर कार्य करते हैं, ये जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। यह हमेशा तैयार रहते हैं कि जैसे बच्चों को सिखा दिया कि पर्दा प्रथा के लिए विरोध करना चाहिए, या विधवा विवाह के लिए, सती प्रथा के लिए, इन सब के लिए विरोध करना चाहिए, या बालिका विवाह के लिए विरोध करना चाहिए, या समाज में बालिकाओं की शिक्षा के लिए कार्य करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें ये अपने बच्चों को पढ़ाते वक्त अक्सर बताया करते हैं।
इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है उनको हटाना और समाज को नई दिशा देना। तो ये काम बच्चे ही कर सकते हैं। बच्चों को दिमाग में यदि इन अंधविश्वास और कुरीतियों के प्रति पहले से ही सही क्या है ये बता दिया जाए तो बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। तो इनका विचारों का खुलापन होता है, कल्पनाशील, सृजनशील होते हैं, हमेशा चुनौतीपूर्ण व लीक से हटकर कार्य करते हैं। ये जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। इनका जो रहने का तरीका होता है, सोचने का तरीका है, बिल्कुल सादगीपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। शिक्षक के व्यक्तित्व का विद्यार्थियों के अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है? या दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, शिक्षक देश के भावी नागरिकों का निर्माता होता है। शिक्षक बालकों के चरित्र का विकास करता है एवं वह सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण और परिमार्जन करता है। वह बालक का मार्गदर्शक है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, शिक्षक बौद्धिक परंपराओं तथा तकनीकी कौशलों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करने में दूरी का कार्य करता है। वहीं मुदालियर कमीशन ने बताया है कि देश की पुनर्रचना में अध्यापक एक प्रमुख घटक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बताया है कि शिक्षक की उपेक्षा से समाज का विनाश होता है। तो इन बातों को समझ लेते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षक राष्ट्र का निर्माता, इस कथन की व्याख्या कीजिए। शिक्षक देश के भावी नागरिकों का निर्माता होता है। हम शुरू से इस व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते आ रहे हैं तो हमें पता है कि शिक्षक सबसे पहले कोई भी आदर्श शिक्षक बनने के लिए जो बात वो बताता है कि सत्य सत्य बोलो, सबका साथ दो, किसी दुखी व्यक्ति की मदद करो, इस तरह की बातें जब वो क्लास में बताता है तो उसे स्वयं भी वैसा बनना पड़ता है। बालकों की मदद करो, पढ़ाई में मदद करो, इस तरह की बातें जब क्लास में उपदेश देता है तो उसे स्वयं भी ऐसा बनना होता है, ताकि विद्यार्थी उससे कुछ सीखे, उसके व्यक्तित्व से कुछ सीखे। तो शिक्षक देश के भावी नागरिकों का निर्माता होता है। उसे देखकर, शिक्षक को देखकर अक्सर विद्यार्थी कहते हैं हमारे वो टीचर बड़े अच्छे अच्छे थे, उन्होंने हमें बहुत ढंग से बहुत सारी बातें बताई और साथ में जो किताबी ज्ञान था वो भी हमें दिया। तो बच्चे अपने टीचर को देखकर वैसा ही बनने का प्रयास करते हैं। तो भावी भावी नागरिकों का निर्माता होते हैं, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अपने देश के बारे में जागरूक करते हैं, अपने देशभक्ति की भावना उनमें भरते हैं। शिक्षक बालकों के चरित्र का विकास करता है। शिक्षक ही अपने माध्यम से बालकों को अच्छी अच्छी बातें बताता है कि हमेशा नारी का आदर सम्मान करना चाहिए, अपनी माँ का आदर करो, पिताजी का आदर करो, समाज में कैसे व्यवहार करना है, अपने बराबर वालों से कैसे व्यवहार करना है, या तुम्हें अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी का पालन कैसे करना है। ये सारी बातें शिक्षक अक्सर विद्यार्थियों को बताते रहते हैं। वह सभ्यता और संस्कृति का संरक्षक और परिमार्जन करता है। वो ये बताता है कि जब विद्यालय में आते हैं तो हमें किस प्रकार आना चाहिए, किस तरह की यूनिफॉर्म में आना चाहिए, किस तरह एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह कोई बालक के बीमार हो या भूखा हो तो अपना टिफिन खोलकर उसको खाना खिला सकते हैं। हम एक दूसरे की सहायता और सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। वो बालक का मार्गदर्शक है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, शिक्षक बौद्धिक परंपराओं तथा तकनीकी कौशलों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करने में दूरी का कार्य करता है। शिक्षक क्या काम करता है? बौद्धिक परंपराओं का। हमारे यहाँ बौद्धिक तर्क वितर्क होते हैं, हमारे वेद पे, पुराणों पे और कुरान पे, बाइबल पे और इन पे कई चीज़ों पे जिस चीज़ें सामने आती है वो बच्चों को बताई जाती है। साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि जो नई पीढ़ी में जो नई चीज़ें चल रही हैं उस तकनीकी का भी ये बच्चों को हस्तांतरण करते हैं। बालकों को सिखाते हैं कि तुम अपनी शिक्षा में तकनीकी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। मुदालियर कमीशन ने बताया है कि देश की पुनर्रचना में अध्यापक एक प्रमुख घटक है। यदि हम देश का निर्माण अच्छा करना चाहते हैं, विकसित देश की श्रेणी में लाना चाहते हैं, तो हमारे अध्यापक ऐसा होना चाहिए जो बालकों में देशभक्ति की भावना के साथ नई टेक्नोलॉजी के निर्माण में सहयोग करे, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, उनकी मदद करे बालकों की, और उनके पेरेंट्स को भी समझाए कि बालकों को सिर्फ घर तक ही सीमित ना रखें, बल्कि उन्हें सब कुछ सीखने के लिए आगे ज्ञान सीखने के लिए आगे तक भेजें। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बताया है कि शिक्षक की उपेक्षा
शिक्षक की उपेक्षा से समाज का विनाश होता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि शिक्षक की उपेक्षा से समाज का विनाश होता है। इसलिए शिक्षक का हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जहाँ शिक्षक का सम्मान नहीं होता वहाँ समाज का विनाश हो जाता है। एक अध्यापक में कौन-कौन सी कुशलता होनी चाहिए? प्रश्न है ये, एक अध्यापक में कौन-कौन सी कुशलता होनी चाहिए? उत्तर है विषय का अच्छा ज्ञान। सबसे पहले जिस विषय के लिए वो नियुक्त हुआ है, उसको उस विषय का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। एक ये है कि नया जो ज्ञान आ रहा है उस विषय से संबंधित, वो उसमें जोड़ते हुए उसको पढ़ाए। विभिन्न विषयों का उपयोग की क्षमता, बाकी पढ़ाते वक़्त और विषयों से भी जो अच्छी-अच्छी बातें हैं उनको काम में लेते हुए बालकों को पढ़ाएँ। सहायक सामग्री का निर्माण उपयोग करना, सहायक सामग्री जैसे कभी मॉडल, कभी चार्ट, इन तरह का चीज़ या कभी प्रोजेक्टर, इनका उपयोग करते हुए वो पढ़ाएँ। अनुशासन क्लास में बनाए रखें, बच्चों को कुछ न कुछ नई गतिविधियों में रखें, जिससे क्लास में अनुशासन बना रहे और बालक विषय के बारे में अच्छी तरह से समझ सके। योजना बनाकर पढ़ाना, प्लानिंग के साथ पढ़ाना चाहिए कि आज कितना पढ़ाना है और कितना बालक सीख पाएँगे। यदि वो योजना नहीं बनाएगा तो ठीक से प्रेज़ेंटेशन भी नहीं दे पाएगा और बालक भी ठीक से समझ नहीं पाएँगे। तो योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है मूल्यांकन। मूल्यांकन बच्चों का समय-समय पर मूल्यांकन होते रहना चाहिए कि हमने 2 महीने तक पढ़ाया जिसमें कितना पढ़ा है, क्या हुआ, बच्चों ने कितना सीखा। भ्रमण का ज्ञान, आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कौन-सा वातावरण है, कौन-सी मिट्टी है, ऐतिहासिक चीज़ें क्या है, अपने प्रांत में कौन-सी ऐतिहासिक चीज़ें, अपने देश में कौन-सी ऐतिहासिक चीज़ें हैं और कहाँ पर रेगिस्तान है, कहाँ पर अच्छे गार्डन है या कहाँ पर अच्छे वन है, कहाँ से नदियाँ निकलती हैं। इस तरह की चीज़ों का अपने आसपास की जो ऐतिहासिक किले हैं, महल हैं या नदियाँ हैं, उनका पूरा ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो बालकों को पढ़ाते-पढ़ाते बीच में बता सके कि उदाहरण देकर कि उस जगह की मिट्टी ऐसी है, वहाँ पर ये वाली फसल उगेगी। इस तरह की जानकारी वो दे सकता है। कमजोरियों का निदान, अध्यापक स्वयं की कमजोरियों का भी निदान करे, बालकों की कमजोरियों का भी निदान करे। पढ़ाने की कुशलता, बालक पढ़ने के लिए तत्पर रहे, ऐसी पढ़ाने की क्षमता शिक्षक में होनी चाहिए। तो पढ़ाने की कुशलता ऐसी हो कि बालक हमेशा इंतज़ार करे कि अब हमारे वो सर या वो मैडम हमारी क्लास में आएँगे और विषय से संबंधित बड़ी अच्छी-अच्छी बातें हमें बताएँगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक के व्यक्तित्व की पक्ष व विशेषताएँ कौन-कौन सी है? तो शिक्षक के व्यक्तित्व के 3 समूह हैं। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष। विषय पर अधिकार, भाषा पर अधिकार, मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अच्छी वाक्शक्ति तथा उत्तम अभिव्यक्ति, पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों का ज्ञान, स्वाध्याय की आदत और प्रयोगधर्मिता। तो हम देखते हैं इसको ज्ञानात्मक पक्ष में। एक तो विषय पर अधिकार हो, जिस विषय के लिए नियुक्त हुआ है उसे पूरा ज्ञान उसका होना चाहिए। दूसरा है भाषा पर अधिकार हो, उसका भाषा पर अधिकार होना चाहिए। यदि लिटरेचर का है तो उसे हिंदी का है तो हिंदी भाषा शुद्ध बोलनी आनी चाहिए और यदि संस्कृत का है तो संस्कृत भाषा शुद्ध आनी चाहिए। यदि इंग्लिश लिटरेचर का है तो इंग्लिश भाषा पर अधिकार होना चाहिए। मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बालकों को अच्छी तरीके से समझ पाएगा कि किस बालक की क्या दिक्कत है और कौन-सा बालक किस तरीके से सीख सकता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण भी उसके पास होना चाहिए, ताकि वो दूसरों को बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दे सके कि सिर्फ़ किताबी ज्ञान ही नहीं, दूसरी चीज़ें भी हैं सीखने को, जिससे तुम अपने रोज़गार को चला सकते हो। अच्छी वाक्शक्ति और उत्तम अभिव्यक्ति, वाक्शक्ति ऐसी होनी चाहिए प्रवीण कि किसी की भी गलत और बेकार की बातों का बड़ी सहजतापूर्वक शांति से वो जवाब दे सके। पाठ्यक्रम से आगामी प्रवृत्तियों का ज्ञान होना चाहिए कि पाठ्यक्रम संबंधी और कौन-सी ऐसी गतिविधियाँ हैं, जैसे संवाद लेखन है, आशु भाषण है, वाद-विवाद है, गीत है, कविता है, कहानी है, तो ये इन सब का प्रयोग करते हुए उसको पढ़ाना चाहिए। स्वाध्याय की आदत होना चाहिए, जिससे जैसे बालकों को पढ़ा दिया उसके बाद उसमें क्या नया और कर सकते हैं, कौन-सी बुक से और नया लिया जा सकता है, वो खुद पढ़ के बालकों को पढ़ाएँ। प्रयोगधर्मिता, समय-समय पर नए-नए प्रयोग करते रहें, जिससे
शिक्षा में प्रयोग करते रहे, जिसमें बालक नए-नए प्रयोग को सीखे और उन पे अ, अच्छी तरह से समझ पाए। दूसरा पक्ष है भावात्मक पक्ष। विशिष्ट चारित्रिक गुण: सहिष्णुता, विनम्रता, उदारता, ईमानदारी, निष्पक्ष और न्यायप्रियता। तो टीचर में ये गुण होना चाहिए भावात्मक रूप से कि एक तो उसमें सहिष्णुता हो, विनम्रता हो, उदारता हो, ईमानदारी हो, निष्पक्ष हो और न्यायप्रियता हो। यानी कि सभी बच्चों के प्रति समान भाव रखें, सब अपने पेशे के साथ ईमानदारी रखें और दया ममता की भावना उसमें होनी चाहिए और गंभीर प्रवृत्ति होनी चाहिए और सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें। दूसरा संवेदनशील, यानी कि दया और करुणा का भाव इसमें होना चाहिए। प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिए, बालकों को भी बोलने का अवसर देना चाहिए कि बालक अपने मन की बात टीचर से कह सके। संवेगात्मक स्थिरता, यानी कि भावपूर्ण होना चाहिए, समय समय पर उसे दूसरों की बातों का और समय समय पर अ, उनके संवेग, उनके उद्वेग है उस सबको समझने के लिए स्थिरता उसमें होनी चाहिए। सहानुभूति व व्यवहार: सहानुभूति इस प्रकार से हो कि हर बालक या दया का पात्र कोई बालक हो तो उसके साथ सहानुभूति रखे और अच्छा व्यवहार रखे और आपस में टीचर भी एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार से रहें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं या बहुत से विज्ञान संबंधी बातें होती है तो उसको उन चीज़ों को वो अपने सब्जेक्ट में जोड़े और बालकों को बताए। कार्य में नवीनता: हमेशा कुछ नया करने का प्रयास उसमें होना चाहिए, खुद भी सीखे और बालकों को भी सिखाए। सामाजिकता होनी चाहिए क्योंकि समाज के साथ मिलजुल के चलना है। विद्यालय समाज का ही अंग है, समाज के ही बच्चे उसमें पढ़ने आते हैं और विद्यालय के जो अध्यापक होते हैं समाज से संपर्क में रहते हैं, बच्चों के माता पिता से संपर्क में रहते हैं, तभी वो बालक की प्रॉब्लम समझ सकते हैं और उसको दूर जो दिक्कत आती है पढ़ाई संबंधी उसको दूर कर सकते हैं। अपने कार्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए कि सबका नेतृत्व कर सके और विनोद प्रियता होनी चाहिए ताकि हंसी मजाक खुशी खुशी बिना तनाव के वो खुद भी बिना तनाव के कार्य करे और बालकों और समाज के साथ जब भी संपर्क में आए तो वहाँ पे बिना तनाव के अपना कार्य कर सके। क्रियात्मक पक्ष: तीसरा पक्ष है क्रियात्मक पक्ष। इसमें शारीरिक संरचना, संतुलित व्यक्तित्व, स्फूर्तिशीलता, तत्परता, प्रयोग व अनुसंधान में रुचि, कक्षा पर नियंत्रण। तो देखो इसमें शारीरिक संरचना, संतुलित व्यक्तित्व, स्फूर्तिशीलता एवं तत्परता, प्रयोग व अनुसंधान में रुचि, कक्षा पर नियंत्रण। तो उसकी शारीरिक संरचना इस प्रकार की हो अध्यापक की कि वो देखने में अच्छा लगे, है ना? यूँ नहीं कि उसने बैठ-बैठ के अपने शरीर का बिल्कुल स्ट्रक्चर बिगाड़ रखा हो, तो वो कुर्सी से उठ ही नहीं पाए, कुर्सी में फँस जाए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बल्कि वो गेम खेले बच्चों के साथ-साथ ताकि बच्चे भी गेम खेलें और वो भी गेम खेले, जिससे एक सामूहिक भावना उनमें पनपे। तो बच्चों के साथ एक्टिव रह सके, तो ऐसी शारीरिक संरचना होनी चाहिए। संतुलित व्यक्तित्व होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व ऐसा हो, उसकी पहचान ऐसी हो कि बालक उसे देखकर एप्रिशिएट हो, कुछ सीखे, हमेशा उत्साहित बने रहें। स्फूर्तिशीलता और तत्परता होनी चाहिए, किसी भी कार्य को लेकर तुरंत डिसीजन लेना और फुर्ती स्फूर्ति बनाए रखना। प्रयोग व अनुसंधान में रुचि, हमेशा कुछ नया करते रहना और नया खोज की प्रवृत्ति रखना। कक्षा पर नियंत्रण हो, ऐसा कक्षा पर इस तरह से नियंत्रण हो कि कक्षा में कुछ न कुछ नया करते रहे, बच्चों को कुछ न कुछ सिखाते रहे जिससे बच्चे शोरगुल ना करें और अनावश्यक बातचीत ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, बल्कि हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहे और उनका पूरा ध्यान कक्षा पर, टीचर पर क्या सिखा रहे हैं उसी पर ही रहे, जिससे कक्षा नियंत्रण में रहे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये यूनिट समझ में आ गई होगी। हम अगली यूनिट लेकर फिर आपके सामने आएँगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।